नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के पटेल स्मृति भवन में हूं और यहां पर आज वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा एवं सभी अपसूट संगठन का आज एक बैठक हुआ, प्रशिक्षण हुआ और यहां पर नवनिर्वाचित वामसेप और अपसूट संगठनों का यहां पर पुनः नियुक्त किया गया है। तो आज वामसेप के जिलाध्यक्ष जो बने हैं, आज हम उनसे बात भी करेंगे और तमाम बिंदुओं पर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्म जयंती है। इस अवसर पर भी यहाँ पर जन्म जयंती भी मनाया गया। तो सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए था। मैं डॉक्टर प्रमोद प्रसाद वर्मा जी, ग्राम प्रसाद बाजार जिलाध्यक्ष चुने गए हैं वामसेप के नहीं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, आप नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चुने गए? अभी समय लगभग 5:30 हो रहा है, तो सब समय को देखते हुए हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मैं उपस्थित हूँ। और नए जिलाध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति की गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मामन मिश्राम साहब को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जो भी संगठन की तरफ से जिला स्तरीय मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं खूबी निभाने का और जिला में वामसेप संगठन को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करूंगा। वामसेप का सर कार्य जो कठिन होता है, आपको जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के तौर पर दिया गया है, इसे आप कैसे निभाएंगे? जो काम कठिन न हो, काम क्या है? तो वामसेप लोगों को यही सिखाती है कि कठिन काम करना ही आदमी को चाहिए और कठिन काम करने से ही सफलता मिलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम कार्यकर्ताओं को? तमाम बहुजन मूल निवासी भारत के निवासियों को, औरंगाबाद के निवासियों को मेरा संदेश होगा कि आज का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अपने आप को शोषक वर्गों से बचाने का एक ही तरीका है, वामसेप के बैनर तले एकत्रित हों, तभी हमारा देश नए सिरे से विश्व गुरु बन सकता है। हमारे साथ में कमलेश यादव जी हैं, जो पहले इनको मिली थी जिम्मेदारी भारत मुक्ति मोर्चा का, इन्हें भी परिवर्तन किया गया है। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और जो नया प्रभार मिला है वो क्या मिला है, अपना परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने राज्य के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने मुझे मगध प्रमंडल का प्रभारी नियुक्त किया। और मेरा नाम कमलेश यादव है और पहले मैं जिला स्तर का भारत मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूं। जिला लेवल पर मैं काम कर चुका हूं और आज मुझे प्रमंडल स्तर का प्रभार मिला है। इसके लिए मैं राज्य को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर, आपको नया जो पद मिला और किस तरह से कार्य को करेंगे? जी, अभी देखा ये जा रहा है कि खास करके ओबीसी जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग में अपने संविधान के प्रति जरा सा भी जागृति नहीं देखा जा रहा है। संविधान की जानकारी ना होने की वजह से ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं बहुत सारे जगहों पर गया, मैं उन लोगों से बात किया, ओबीसी के वर्ग के लोगों से, तो उन्हें पता ही नहीं है कि मंडल कमीशन क्या है। तो मैं सारे जिला में घूम घूम कर मैं बताने का काम किया। तो इसी मेरी कार्य को देखकर
मुझे परमंडल स्तर का प्रभारी बनाया गया है और मैं चाहता हूं कि हमारे परमंडल में, मगध परमंडल में जितने भी जिले हैं, सभी जगह मैं एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला प्रभारी के रूप में नियुक्त करूं और सारे जिलों में ओबीसी का जो हक अधिकार है उस अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी दूं। ये मेरी अगला प्लानिंग है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सर प्रयागराज में कुंभ मेला लगाया गया और मौनी अमावस्या का दिन भारी संख्या में बुलाया गया, उसके बाद भगदड़ हुई, उसके बाद भगदड़ में बहुत काफ़ी मौतें हुई, घायल हुए, इसको सर कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा बरगलाने का काम कर रही है और हमारे समाज के लोग उसके जाल में फंस जा रहे हैं। ये जो कुंभ मेला लगा, उसके पहले आप देखे होंगे कि बिहार में जो गिरिराज सिंह थे, उन्होंने हिंदू बचाओ यात्रा चलाया था। 2 दिन की यात्रा, 3 दिन की यात्रा लगातार उनकी चली पूरे बिहार में। उसके बाद आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम का जो सरकार है, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, उन्होंने भी हिंदू बचाओ अभियान चलाया, हिंदू बचाओ जोड़ो यात्रा चलाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे समाज के जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के वर्ग के लोग हैं, सारे लोगों को बरगलाया जा रहा है। खास करके हमारा जो समाज है OBC वर्ग, उनको माइंड में हिंदुत्व के प्रति इतना जहर भर दिया जा रहा है कि वे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। पहले माइंड मेकअप किया गया क्योंकि उनको पता था कि आने वाला कुंभ है, यदि हम लोगों को माइंड मेकअप नहीं करेंगे तो भीड़ नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने ऐसा आह्वान किया कि जो लोग कुंभ नहीं आएंगे वे देशद्रोही कहलाएंगे। इसके वजह से हमारे लोगों में एक अंदरूनी ये भावना जगी कि यदि हम कुंभ नहीं जाते हैं तो हम देशद्रोह कहलाएंगे। हमारे बाबा ने ये कहा है। उसके वजह से हमारे समाज के लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब नहाने की बात हुई तो VIP जो लोग थे उनके लिए ही केवल स्नान करने का रास्ता दिया गया, बाकी लोगों के लिए रोक दिया गया। और ऐसे में हम वहाँ भीड़ बहुत काफ़ी संख्या में बढ़ गई, जिसके वजह से पुलिस की बैरिकेड टूट गया और हमारे समाज के लोग अंधाधुंध रात के 12 बजे के बाद स्नान करने गए और इतनी भीड़ काफ़ी हो गई कि वे लोग वहाँ से निकाल पाना मुश्किल हो गए और दबकर कुचलकर मर गए। इसके बाद आपने जल्दी में मीडिया में सुना होगा कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने ये बात कही कि जो लोग वहाँ मरे हैं वे लोग मरे नहीं हैं, वे लोग तर गए हैं, उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष की प्राप्ति, हाँ, ऐसा उसने मीडिया में आकर बोला। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सारे लोगों को आपने मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं तो आपने खुद अपना मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी उसी तरह से कीजिए ना कि आपको ही मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से OBC वर्गों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़े, किसी हिंदुत्ववादी नेता के चक्कर में नहीं पड़े जिससे कि हमारा समाज का नुकसान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। ये लोग हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन OBC का जो मंडल कमीशन लागू करना है इस पर बात नहीं करेंगे। OBC का कितना % हमें प्रतिनिधित्व चाहिए इस पर बात नहीं करेंगे। अब तो हिंदू संविधान की बात तो कही जा रही है, उसको घोषणा करने की बात हो रही है कुंभ से ही। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अभी सुनने को आया है कि वहाँ के जितने भी साधु संत हैं, सारे लोगों ने ये दावा किया कि आने वाले जो बसंत पंचमी के दिन है, हिंदू राष्ट्र की हम एक व्याख्या करेंगे और इसकी घोषणा करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा उन लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के कॉलम 1 में ही लिख दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया नाम रहेगा या भारत नाम रहेगा। लेकिन ऐसा वो कब करेंगे जब पूर्ण रूप से
संविधान के जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों स्तंभ पर उनकी 100% कब्जा हो जाएगी तो निश्चित रूप से वे संविधान को बदलने का काम करेंगे। जिस तरह अन्य देशों में देखा जाता है कि पाकिस्तान में जब जनरल मुशर्रफ सेनापति था, तीनों सेनाओं पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री को उसने हटा दिया और सैनिक शासन स्थापित कर लिया। तो भारत में भी ऐसा संभव है, चारों पिलर पर कब्जा कर कर वो ऐसा घोषणा कर सकता है कि यहाँ का लोकतंत्र समाप्त और यहाँ राजतंत्र लागू हो सकता है। क्योंकि नेपाल में भी यही हुआ था। हमारे लोग अन्य देशों की जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं या इतिहास की जानकारी नहीं रखते हैं। नहीं रखने की वजह से हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन सा षड्यंत्र चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। नेपाल में क्या हुआ 2004 में, वहाँ लोकतंत्र था, वहाँ के लोकतंत्र को समाप्त कर वहाँ राजतंत्र लाया गया, वहाँ का राजा ज्ञानेंद्र बना। तो इस तरह से भारत में भी हो सकता है। इसलिए हम अपने समाज को कहना चाहेंगे कि आप लोग संविधान के प्रति जागरूक होइए। संविधान में कैसे छेड़छाड़ किया जा रहा है इसकी जानकारी लीजिए और संविधान बचाने का आप लोग रोड पर आइए। तो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि यदि संविधान को बचाना है तो रोड पर आना होगा। क्योंकि अभी हम लोग ने देख रहे हैं कि संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया, लेकिन क्या सही मायने में हम लोगों को जिस प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, क्या वह प्रतिनिधि चुनकर आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे पार्टी लोग इस बात को कहते फिर रहे हैं कि ईवीएम में धोखा हुआ है, ईवीएम में घोटाला हुआ है, ईवीएम में चोरी की गई सरकार है। लेकिन मैं उन सारे जितने भी नेताओं हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी ईवीएम के खिलाफ में उन लोगों ने कोई ऐसा आंदोलन किया कि ईवीएम हटाया जाए? नहीं। तो फिर किस मुंह से बोलते हैं कि ईवीएम में चोरी होती है या ईवीएम में घोटाला होता है? क्यों नहीं उन लोग ऐसा कर रहे हैं? इसका मतलब कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में 9 अप्रैल के दिन हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया है। यदि ईवीएम नहीं हटा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन तय कर चुके हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को संज्ञान हम लोगों ने दे रखा है कि यदि ईवीएम नहीं हटाएं तो आने वाले दिनों में 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे जी। तो एक ओबीसी से ही आने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की आज जन्म जयंती है, जो जगाने का काम किए और उनको गोली खाना पड़ा। आज उनकी जन्म जयंती है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? जी जी, सबसे पहले मैं अपने महापुरुष शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा जी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने समाज के लोगों को जिंदगी भर जागृति किया और उन्होंने अपने समाज को संदेश दिया। उस संदेश को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग अपने महापुरुष के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनकी विचारधारा कैसे जानेंगे? नाम तक नहीं मालूम है। क्योंकि जितने भी हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में ये बात पढ़ाई ही नहीं जाती है। जगदेव बाबू कौन थे, बाबा साहब कौन थे, ललित सिंह यादव कौन थे, ज्योतिराव फूले कौन थे, ये पढ़ाई नहीं जाता है। तो जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन पाट राजपाट में 90 भाग हमारा है। क्या उनकी विचारधारा को आज हम मानने के लिए तैयार है? हमारा समाज नहीं मानने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि जानता ही नहीं है कि बाबू जगदेव प्रसाद का क्या विजन क्या था, क्या उनका सपना था। इसलिए आज हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपने समाज के लोगों को इस बात से जागरूक किया कि उनका जो सपना था, उनके सपना को हम पूरा करेंगे। जो उनका सपना अधूरा रह गया है, उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग आगे का जो प्लान है, गांव-गांव जाकर अपने महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बताएंगे और लोगों को अपने संविधान के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति इस बात को जागृति पैदा करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो समाज के लोग हैं इन मनुवादियों से लड़ाई लड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो हमारे चैनल पर बात करने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।